दोस्तों स्वागत है आप लोगों को। जैसे कि आप सबका तैयारी जो भी स्टूडेंट एएनएम 5006 के लिए अप्लाई किए हैं फॉर्म या अप्लाई अभी नहीं किए हैं, करने वाले हैं और आप लोगों को इस पोस्ट में नौकरी चाहिए, तो उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्लास ज्वाइन कर रखे हैं। तो आप लोगों को इस क्लास में और भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ इन सब को लेकर परेशान हो रहे हैं। जैसे कि 80 नंबर का आपका जो पूछा जाएगा, तो 40 नंबर आपका टेक्निकल से रहेंगे, जो कि आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है जैसे मिडवाइफरी सब हो गया, तो इनसे आपको 40 मार्क का रहेगा। और 40 नंबर जो हो गया वो आपको नॉन टेक्निकल रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो रीजनिंग से रहेंगे और मैथ से रहेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो जीके जीएस से रहेंगे। तो ये सब तो आपका छूट गया है पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इनको छोड़ दिए थे, क्योंकि बीटीएससी में तो वो सिलेबस था नहीं, बीटीएससी एएनएम में। तो उस पे आपको किस तरीके से उसका तैयारी करना है, तो मेनली आपको टेक्निकल पर पूरा फोकस रखना है। टेक्निकल आपका सिलेक्शन दिला सकता है। 40 नंबर का है, अगर इसमें आप 30-35 भी सही कर लेते हैं तो उधर से नंबर आ ही जाएगा। कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए हम आपको बहुत ही कस्टमाइज नोट्स देंगे, मतलब कि बहुत ही सीमित नोट्स देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नोट्स आपको पढ़ने की उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेंगे जैसे जीके जीएस से, तो उनसे बहुत जैसे 10th लेवल पर ही रहेंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे कि महात्मा गांधी जो भी आंदोलन सब किए थे इन सब को लेकर, और बिहार के जो भी अभी मंत्रिमंडल है उनसे रिगार्डिंग रहेंगे। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, बहुत ही शॉर्ट पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा उस पर समय देने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके, जो भी स्टूडेंट क्लास में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको उन सब सब्जेक्ट का शॉर्ट पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और टेक्निकल का तो चल ही रहा है, उसका भी सारा डिटेल्स में हम बताएंगे। मैथ में तो मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, उससे आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। वो सारे टॉपिक को हम आपको बता देंगे। लाभ हानि में जैसे कि फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो वही बताएंगे, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ही बताएंगे। बहुत डीप में हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से टॉपिक उसमें इजी है जहाँ से आप बना सकते हैं, वो सब हम आपको कवर करवाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब कि बहुत हार्ड पूछ लिया जाए, जैसे कि जनरल कंपटीशन में होते हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग एक टेक्निकल स्टूडेंट है, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी कवर करना है, तो इसलिए बहुत हार्ड वहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आपका इस पे कमांड है, जो एएनएम का सिलेबस है, जैसे कि मिडवाइफरी सब पढ़ाते हैं और भी टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उस पे कमांड है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। हम आपको नॉन टेक का भी क्लास करवाएंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोट से करवाएंगे। अब आपको बहुत जगह मतलब कि वैसे बुक या बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि कहीं से बुक या कहीं से पीडीएफ ले लिया, पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ ही लिमिटेशन में से आए। तो हम आपको वही जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करेंगे और एग्ज़ाम में मिलेगा भी। तो जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका इनको लेकर कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। तो इस टॉपिक से हम लोगों ने कुछ क्लास पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तो फिर से हम लोग स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और जैसे कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, जो भी नॉन टेक का जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या कह रहा है कि यदि एक, और उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे, जैसे ग्रुप रहेंगे ना, तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है नॉन टेक्निकल में। सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा पीएचडी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको इतना होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में बना लें, क्योंकि मेन तो आपका ये है, टेक्निकल है। अगर परमानेंट बहाली आते हैं तो उसमें बीटीएससी तो सिर्फ टेक्निकल रखेगा, इसलिए टेक्निकल पर पूरी तरीके से फोकस रखें, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसमें क्या है
कह रहा है कि यदि एक महिला केवल स्तनपान करा रही है, 2 क्वेश्चन हम जल्दी-जल्दी करेंगे क्योंकि कल के क्लास में कर लिए थे, तो गर्भ निरोधक सुरक्षा होगा, कब होते हैं? तो इसके बारे में हम लोगों ने जाने थे कल के क्लास में कि ये 6 माह पश्चात ये मतलब कि अगर कोई महिला स्तनपान करा रही है तो उसका गर्भ निरोधक सुरक्षा कब होता है? तो 6 महीने के बाद। स्तनपान क्या होता है? वो हमने आपको बता दिए थे, मतलब कि कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो उसको स्तनपान कहते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने कल के क्लास में बहुत डिटेल्स में बताए थे, विथ फिगर हमने आपको समझा भी रखे थे। वो सारा जो क्लास नोट्स था वो भी हमने आपको ग्रुप में डाल रखे थे, तो वहाँ से आपको मिल भी गया होगा। ये कह रहा है कि गर्भ अवस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताए थे जब भी गर्भ धारण होता है या गर्भ अवस्था की स्थिति आती है किसी भी महिला को, तो उसमें भ्रूण शब्द कब बोला जाता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि गर्भ धारण किया और भ्रूण बोले जाने लगा, क्योंकि उसमें जब स्पर्म जाता है अंडाशय में तो उसमें जायोट युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज़ का? तो युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बनता है भ्रूण। ठीक है, तो ये बनने में समय लगता है। जब ये भ्रूण बनेंगे तब ना उसको भ्रूण कहेंगे, नहीं तो उससे पहले तो क्या है, जायोट है, युग्मनज है। तो इसको मतलब कि कब से गर्भावस्था की स्थिति को भ्रूण कहा जाना, मतलब कि कहा जाता है या ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये कब होते हैं? तो ये मेनली 9 सप्ताह के बाद। कितना? तो 9 सप्ताह के आगे या 9 सप्ताह के बाद उसको भ्रूण शब्द से मतलब कि कहे जाने लगते हैं या भ्रूण शब्द का प्रयोग किए जाने लगता है। ठीक है, होता क्या है ये हम आपको बता दें, इतना अच्छा से आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे। और नॉन टेक्निकल के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं, उसमें हम बहुत ही आपको सटीकली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसी से आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको होगा तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो भी पीडीएफ है उसमें से भी, पीडीएफ जो बना हुआ है उसमें से भी हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको कॉपी पर लिख कर और उसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो समय है नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ने की उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उन सब के लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो उतना ही हम आपको बताएंगे और आपके लिए भी उतना ही जो ज़रूरत है वो सारे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये कह रहा है कि गर्भ अवस्था में, सॉरी ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान, कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब भी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसे ज़्यादा प्रोटीन कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। ये इसके बारे में भी हम लोग कल जाने थे, यहाँ तक हम लोगों का क्वेश्चन हुआ था, इससे आगे आज का क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए जो प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी, मतलब यहाँ पे प्रोटीन दिया हुआ है, तो अतिरिक्त जो प्रोटीन है वो 10 ग्राम प्रतिदिन, मतलब कि एक दिन में 10 ग्राम, जैसे नॉर्मल डे है, जैसे कि कोई महिला गर्भ धारण नहीं किया है और एक महिला गर्भ धारण किया है, जो महिला गर्भ धारण किए हुए हैं उसको, नॉर्मल जो महिला है जो गर्भ धारण नहीं किया है उसके अपेक्षा उसको 10 ग्राम जो प्रोटीन है अतिरिक्त ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि उसको मतलब कि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बेबी भी क्या होते हैं कि पल रहे होते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों की। अगला है, यहाँ से हम लोगों का आज का क्वेश्चन शुरू होगा। ये 3 क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में भी कर चुके थे। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। कैलोरी के बारे में तो समझ गए, अब यहाँ पर है कि गर्भ अवस्था, दोनों क्वेश्चन एक जगह है ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे और खोजना भी न पड़े कि प्रोटीन कितना होता है, कैलोरी कहाँ कितना होता है, कितना की जो आवश्यकता होती है गर्भ अवस्था के दौरान। दोनों एक जगह है, जिससे कि आप जब भी आपको रिवीजन करने का मौका मिले, जब भी आप रिवीजन करिएगा उस समय आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, एक जगह रहेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। वही कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, 5 मिलीग्राम प्रतिदिन या 1000 मिलीग्राम, इसको ऐसे भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत करिएगा। एग्ज़ाम में आप लोग ml पर
डे या दिन करके लिखा रहेगा। हिंदी में रहे जो दीजिएगा, हिंदी में ही ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। तो ml पर डे लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। ml मतलब मिलीलीटर है, या 1200 ml प्रतिदिन या 4000 ml प्रतिदिन। तो एक गर्भवती महिला को जो कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है वो कितना पड़ती है, तो 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन 1000 ml की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी mg, इसको लेके मिलीग्राम को mg लिखा रहेगा, m से मिलीग्राम, g से ग्राम, ml मतलब मिलीलीटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि मासिक धर्म, जो मासिक धर्म चक्र की लंबाई 32 दिन एवं LMP के अनुसार जो जून 10 मनाते हुए निम्नलिखित में से संभावित जो प्रसव तिथि होंगे वो क्या होगा। मतलब कि आप सबको पता है कि मासिक धर्म एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि प्रत्येक फीमेल बॉडी में होती है। ये मतलब कि सामान्यतः नॉर्मली सबको होते हैं और ये 1 मंथ के अंतराल पर अमूमन देखने को मिलते हैं। 1 मंथ मतलब कि 28 दिन मान के चलिए, कहीं कहीं 28 दिन लिखा रहेगा या 1 महीना दिया रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। उसी से क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर मासिक धर्म का जो चक्र है, क्योंकि ये चक्र है मतलब कि 1 महीना बाद फिर से ऐसे, मतलब कि जैसे क्या इस तारीख को हुआ फिर वो मतलब कि अगला महीना को कितने तारीख होंगे, मतलब कि वही एक चक्र की तरह घूमता है। कहने का मतलब है कि जो मासिक धर्म का जो चक्र है वो अगर चक्र की लंबाई कितना है 30 दिन और LMP जून 10 को मानते हुए निम्नलिखित में से जो संभावित प्रसव की तिथि होगी वो अगला जो तिथि होंगी वो कब होंगी, मतलब कि संभावित प्रसव की तिथि कितने दिन अब बाद या कितने दिन में किस तिथि को होंगे। अगर 10 जून को मतलब कि LMP मानते हैं तो कितना को होगा, तो ये आपका 12 मार्च हो जाएगा। कितना को, 12 मार्च को ये संभावित जो प्रसव की तिथि है वो होंगे। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान औसत वजन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान, आप लोग आंसर देख लिए होंगे क्या, आंसर अगर नीचे रहता है तो आप लोग उसका उत्तर भी जिसको पता रहता है वो ज़रूर कमेंट्स करते हैं या बताते हैं। अगला है कि गर्भ अवस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ जाता है। जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है तो जो नॉर्मल स्थिति में गर्भधारण से पहले जो वज़न रहता है उसके अपेक्षा उसका वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि गर्भाशय और भी बहुत सारी चीज़ों की जो वज़न है वो उसमें इंक्लूड होता है, शामिल होते हैं। बेबी का भी वज़न उसमें शामिल होते थे, जिस कारण से उसका गर्भ अवस्था के दौरान औसत वज़न है वो बढ़ जाता है। वो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना बढ़ता है। ठीक है, तो ये लगभग 10 से 12, कितना 10 से 12 किलोग्राम रहेगा या केजी कह दीजिए, तो किलोग्राम होता है अमूमन। ये एवरेज के टर्म में दिया है। अगर कहीं कहीं 11 केजी दिया रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि 11 केजी एग्जैक्ट इसका हुआ। अगर इसका औसत निकालिएगा, औसत कैसे निकालता है, अब तो आप लोगों को मैथ भी पढ़ना है। औसत मतलब जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए, जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। 2 संख्या है 10 और 12 है, 2 संख्या है, 2 से भाग दीजिए। 10 12 मिलकर कितना हुआ, 22 हुआ, 2 से भाग देंगे तो 11 हो गया। तो वही क्या हो गया कि अगर औसत वजन की बात करें गर्भ अवस्था के दौरान तो 11 केजी होता है, लेकिन 11 केजी आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। तो एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि सर हमको बताए नहीं थे। अब यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में बता रहे हैं। जिसको नहीं पता रहेगा वो तो कहेगा, खोजते रहेगा कि 11 केजी इसमें है ही नहीं, तो हम या ये दिया रहे तो ठीक ही है। अगर जनरली इतना ही होता है 11 केजी, तो ये एवरेज के टर्म में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कुल, क्या है, कुल गर्भपात के जो 3 चौथाई होंगे, यहाँ पर मतलब कि गलती हो गया है टाइपिंग में। तो कह रहा है कि गर्भपात
होता है, मतलब कि 3/4 जो गर्भपात है वो होते हैं। गर्भ अवस्था के प्रथम 5 सप्ताह के दौरान, गर्भ अवस्था के 20वें सप्ताह के दौरान, ये मतलब कि एक जगह सारे आ गए हैं। ये क्वेश्चन नीचे भी दिया गया है, तो वहाँ पर हम आपको इसको डिटेल्स में बता देंगे, ठीक है। ये इसका ऑप्शन एक ही जगह दे दिया गया है, वैसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गर्भ अवस्था के प्रथम जो 16 सप्ताह होता है उस दौरान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है कि फीटोस्कोप क्या है। फीटोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम FHS, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं FHS, कह रहा है कि फीटोस्कोप के द्वारा जो सर्वप्रथम FHS कब सुनाई देती है। FHS के बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स में पहले बता देते हैं। वैसे हमने आपको एक बार बता भी रखे थे, लेकिन वो पुराने स्टूडेंट को बताए थे। नया बैच है तो इसमें सारे चीज़ नए तरीके से होंगे और स्टार्टिंग से होंगे। ये जो आपका FHS थे उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में जान देते हैं। जो कि फॉलिकल क्या होता है, स्टिम्युलेटिंग होते हैं, जिसका फुल फॉर्म अगर हम कहें तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग होती है, एक तरीके का हार्मोन होता है। यह क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो उत्पादित एक हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित की बनता है, और जो पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि प्रजनन के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है महिला और पुरुष दोनों में। तो इसका अगर और हम बात डिटेल्स में जानें तो गर्भवती होने के लिए क्या है, तो गर्भवती होने के लिए सामान्य जो FHS है उसका स्तर कितना होना चाहिए, 10 ml/ml से कम होना चाहिए। ये गर्भवती होने के कंडीशन में है, ठीक है। तो इतना हम लोग FHS के बारे में समझ लिए। जहाँ पर भी ज़रूरत होंगे वहाँ पर डिटेल्स में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो यही क्वेश्चन था हमारा कि फीटोस्कोप के द्वारा जो FHS कब मतलब कि सुनी जा सकती है, जो कि मतलब कि ये गर्भ अवस्था जब धारण होते हैं तो उसमें मतलब कि एक तरीके से मतलब कि साउंड सुनाई देती है। तो वो कह रहा है फीटोस्कोप के द्वारा जो FHS है वो कब सुनाई दी जाती है, उसके बारे में हम आपको बता दिए। तो ये कब से मतलब कि पता लगने लगता है, मतलब कि उससे पता चलता है कि गर्भ अवस्था किस तरीके से मतलब कि बढ़ रहा है। तो ये मतलब कि गर्भ अवस्था के 18वें सप्ताह, कब, तो 18वें सप्ताह में ये सुनाई देने लगते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ अवस्था की अवधि होती है, गर्भ अवस्था की अवधि कितना मतलब कि होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम देखें तो 9 कैलेंडर महीना, मतलब कि कैलेंडर के महीना से जाएंगे तो 9 कैलेंडर महीना 7 दिन, ये भी सही है, ठीक है। अगर हम इसको देखें कितना दिन है, 280 दिन। तो अगर इसको एक बार आप महीना में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एक महीना में सप्ताह में कर लेते हैं, तो जितना सप्ताह आएगा उससे हमको पता चल जाएगा। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 40 सप्ताह, वही ना, 40 सप्ताह आ गया। तो ये भी मतलब कि क्या हो गया, अप्रॉक्स मतलब कि गर्भ अवस्था के अवधि के निकट है, ठीक है। क्योंकि अगर 40 सप्ताह के देखें तो 9 महीना के अप्रॉक्स हुए हैं ना, जैसे कि 4 से भाग देंगे, अमूमन 4 होता है ना, 4 सप्ताह 1 महीना के बराबर, तो 10 महीना के आसपास, फिर 2 दिन सब में ऐड करेंगे तो फिर 9 महीना के आसपास आ जाएंगे उसके अप्रॉक्स। तो ये भी सही है। अगर 2 सही हो रहा है तो आपको वैसे भी जो 10 ल्यूनार महीना होता है वो भी क्या है, एक गर्भावस्था की अवधि है। तो मतलब कि ये तीनों इसके लिए सही उत्तर है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें से इनमें से एक ही ऑप्शन दे और बाकी दूसरा ऑप्शन दे
तो वहाँ पर आप सही कर सकते। मान के चलिए दे देगा कि गर्भ अवस्था की अवधि बताए, और वहाँ पर ये मत समझिएगा कि इतने क्वेश्चन करवाए। यहाँ से हम कितना क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर पहला ऑप्शन दे दिया जाए, मतलब कि तीसरा ऑप्शन 280 रहे, दूसरा ऑप्शन 360 रहे इतना दिन, और पहला ऑप्शन 150 मतलब कि 150 दिन दे दिया, तो अगर दिन में दिया है तो 280 रहेगा, महीना में दिया है कैलेंडर महीना में तो 9 महीना, और ल्यूनार महीने में दिए तो 10 महीने। ये गर्भावस्था की अवधि है। उसको भी 3 टर्म में डिवाइड किए जाते हैं 9 महीना को। पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर, मतलब कि प्रथम तिमाही, दूसरे तीसरे तिमाही, जिससे कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ें पता चलता है कि क्या क्या चेंजेज आए हैं पहले ट्राइमेस्टर में, पहले तिमाही में, दूसरे में, तीसरे तिमाही में क्या क्या चेंजेज आए, उसको इस तरीके से रखा जाता है। अगला है कि किस दौरान गर्भवती महिला द्वारा जो किन नग्न का जो अनुभव किया जाता है, तो ये मतलब कि किस सप्ताह में किए जाते हैं ये आपसे पूछे जा रहे थे। ये 16 से जो 20वां सप्ताह होता है उसमें इसका अनुभव होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। थोड़ा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर कम क्वेश्चन करवाए। वैसे तो बहुत क्वेश्चन करवा दिए, उसमें थ्योरी भी समझा है, वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है वो भी समझ सकते हैं। कम से कम कुल कितने प्रसव पूर्व दौरा करनी चाहिए, मतलब कि कह रहा है कि कम से कम कुल कितनी प्रसव पूर्व दौरा करनी चाहिए, जैसे कि 2, 3, 4 या 5, तो ये कितना हो जाएगा। तो प्रसव पूर्व जो जाना चाहिए, जो दौरा करने चाहिए, तो वो कितना होते हैं 4 बार। नेक्स्ट है एक गर्भवती महिला के लिए जो टेटनस जो टीटी जी कह सकते हैं कि टेटनस जो टॉक्साइड की 2 खुराकों के मध्य न्यूनतम अंतराल, मतलब कि जैसे टेटनस टॉक्साइड की 2 खुराक दिए जाते हैं, तो 2 खुराक दिए जाएंगे, तो पहला खुराक और दूसरा खुराक के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, मतलब कि कितने अंतराल पर ये, जैसे आप बहुत मेडिसिन आप लोग कोई संविदा पर वर्क किए होंगे या बहुत सारे सब मेडिसिन खाते हैं किसी न किसी पर्पस से, किसी भी मतलब कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो कोई ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिसको सजेस्ट किए जाते हैं कि 1 सप्ताह बाद खाइएगा, तो वो क्या हुआ, एक अंतराल हुआ। तो वही पूछ रहा है कि जो गर्भवती महिला को जो टेटनस टॉक्साइड की जो खुराक दी जाती है वो 2 खुराक दिया जाता है, तो वो 2 खुराक का जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए, पहला और दूसरे खुराक के बीच का अंतराल कितने होने चाहिए, तो ये 4 सप्ताह का होना चाहिए। कितना, 4 सप्ताह। तो 4 सप्ताह कितना हो गया, 1 महीना के लमसम हो गया। ठीक है, 7 चौके 28 हो गया ना, 1 सप्ताह में 4 दिन, तो 28 दिन लगभग 1 महीना के अप्रॉक्स हो गए। अगला है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जिसे प्रथम तिमाही कहा जाता है। हमने पहले ही आपको वहाँ पर बता दिए कि जो 9 महीना होते हैं गर्भ अवस्था के, उसको 3 टर्म में बांटा जाता है। पहला को क्या बोलते हैं, प्रथम तिमाही एक होता है, दूसरा होता है और द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही, इस तरीके से उसको इंग्लिश में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जिसमें प्रथम तिमाही कहा जाता है, कब से कब तक को प्रथम तिमाही कहे जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो प्रथम 12 सप्ताह होता है उसको प्रथम तिमाही कहा जाता है। जो पहला 12 सप्ताह है उसको क्या कहा जाता है, तो प्रथम तिमाही कहे जाते हैं। 12 सप्ताह 3 महीना हो गया ना, अगर 3 महीना लिख दिया जाए तो आप तो ऐसे ही आंसर कर दीजिएगा, कहे कि तिमाही कर रहा है, 3 मतलब 3, माही मतलब महीना, तो तिमाही से वैसे ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन सप्ताह के टर्म में पूछ दिया है तो 12, इसलिए हम बार बार आपको 4 से भाग देकर 7 से, सप्ताह है तो मतलब कि कितना हो गया, तो 12 सप्ताह आपको अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो कितना 7 दिन होता है ना, तो 12 सप्ताह है, तो 12 सप्ताह में कितना, 12 सत्ते 84 दिन, 84 या 90 कहिए, 90 दिन में ये 3 महीना हो जाएगा ना, तो वही मतलब कि अप्रॉक्स हो गया और 3 महीना के अप्रॉक्स।
तो वो मतलब कि प्रथम 12 सप्ताह तक की अवधि को, गर्भावस्था की अवधि को प्रथम तिमाही कहे जाते हैं। इस दौरान बहुत सारे चेंजेज आते हैं, वो सब आपको आगे के क्वेश्चन में मिलेंगे। टेक्निकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और इससे आपका सिलेक्शन होंगे। और जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इससे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सोच रहे होंगे तो जितना आपका तैयारी है जीके, जीएस में, रीजनिंग में, उतना सबका रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बना सकते हैं तो दूसरे को भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन आपको वो सारे शॉर्ट नोट्स, सारे चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे कि जिससे आप 1-2 बार रिवाइज करके जाइएगा, आपको नॉर्मली बन जाएगा। अब बहुत इजी क्वेश्चन जीके, जीएस से पूछेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा आएगा दिमाग लगाने वाला तो टेक्निकल से ही आएंगे वहाँ से, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट तो ये है, वो तो आपको पूछ दिया है, मतलब कि थोड़ा सा नॉलेज के लिए। तो उसमें ज़्यादातर जैसे कि मुख्यमंत्री से लेकर कौन है मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री कौन थे, इस तरीके से बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नदी, गंगा नदी, और सब के बारे में, ये सब हम आपको बहुत ही सिंपल में, बहुत ही सिंपल नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो पीडीएफ बना हुआ है, पीडीएफ तो मिलेगा ही, पीडीएफ से भी हम आपको नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाथ से लिखकर आपको नोट्स बनाकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रामबाण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर कर लिए हम लोग। कौन सा, अच्छा अभी हम ये क्वेश्चन किए थे ना, 13 किए थे, ये क्वेश्चन हम लोगों का होगा। कह रहा है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से जाना जाता है। तो गर्भ अवस्था का जो कब से 29 से जो 40वां सप्ताह होंगे वो क्या होंगे, तो द्वितीय तिमाही के नाम से 29 से 40 सप्ताह द्वितीय तिमाही के नाम से जाना जाएगा। सॉरी 29 कैसे हो जाएगा, 29 तो बहुत हो गया ना। वहाँ पे हम कहाँ पे ख़त्म किए थे, 12 पे ही ख़त्म किए थे ना। तो 12 पे पहला ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ, पहला तिमाही, तो दूसरा 13 से शुरू हो जाएगा। 13 से कहाँ चलेगा, 28 चलेगा। तीसरा आप खुद बता सकते हैं। तीनों एक जगह है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तीसरा कहाँ चलेगा, तो गर्भ अवस्था के समय काल के तीसरी जो अवस्था है, तीसरा जो ट्राइमेस्टर है वो 29 से कब तक चलेगा, 40 सप्ताह तक। ठीक है, 29 से 40 सप्ताह तक ये तीसरे ट्राइमेस्टर चलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी किए हैं, और जो क्वेश्चन हैं वो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर होगा तो आपका नॉन टेक का भी बैच अभी ही शुरू कर देंगे। लेकिन 2 बैच अगर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो आपका है जीके जीएस सब एक साथ अगर करने पर आपका कन्फ्यूजन भी ना हो, इसलिए अगर होगा तो हम लोग कुछ दिन इसको खींचेंगे। मतलब कि ये जो आपका टेक्निकल है एएनएम का कोर्स, उसको थोड़ा सा हम लोग इसमें मजबूत हो जाएंगे। और वैसे बीच बीच में आपका नॉन टेक का भी क्लास चलती रहेंगी। उसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, हम आपको वो सारा सटीकली नोट्स और सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।